अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज आप देख रहे हैं जुर्म कहानी का वो खास एडिशन जहां हम मामूल की खबरों से हटकर एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जहां जुर्म अपनी पूरी सफाकियत के साथ मौजूद है। ये कोई आम वाकया नहीं, ये एक वारंट है, एक खतरनाक जहन की कहानी है जिसने अपने नक्शे कदम छुपाने के लिए सोची समझी साजिश रची। मगर जैसा कि हम जानते हैं, जुर्म अपने पीछे एक ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जो कभी मिटता नहीं। और आज हम उस निशान नुमा की तलाश में निकलेंगे जहां हर सबूत एक नई समत दिखाता है, हर गवाह एक अहम कड़ी साबित होता है और हर खामोशी एक अनकही हकीकत को छुपाए होती है। ये वो केस है जिसने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया, एक ऐसी तारीख कार्रवाई जिसके पीछे ना सिर्फ एक मुजरिम है बल्कि एक पूरा मास्टरमाइंड, लापताशुदा हकाइक का एक जाल और ऐसी पेचीदा पहेलियां जिन्हें सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम इस केस की तह तक जाएंगे, हर जाविये से इसका जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या कानून की गिरफ्त वाकई इतनी मजबूत है कि वो इस जराइम पेशा जहन तक पहुंच सके या फिर इस बार भी मुजरिम सबूतों को चकमा देकर बाहर निकल जाएगा। थाना एयरपोर्ट के इलाका अब्बासपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। दो खवातीन समेत तीन अफराद को रात 2 बजे मुल्जमान आकर कत्ल कर देते हैं। कत्ल की वजह क्या है, क्यों मुल्जमान आते हैं और तीन बेगुनाह खवातीन जिनमें एक बच्ची शामिल है उनको कत्ल और एक बच्ची को जख्मी करके फरार हो जाते हैं। एफआईआर के मुताबिक 7 मुल्जमान आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इस वाकया में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कत्ल क्यों हुए, क्यों इस तरह की दरिंदगी की गई, क्यों एक गरीब फैमिली के 3 अफराद कत्ल हुए। इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना एयरपोर्ट, इस हवाले से मुद्दइयों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और वकील की भी ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि अक्सर होता है, ये कोई ड्रामा नहीं, ये तल्ख हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां हर फरिश्ता एक गवाह है और हर खामोशी एक जुर्म। और जब तक आखिरी सबूत सामने नहीं आता, जुर्म कहानी खत्म नहीं होती। तो आइए हाथ में शवाहिद लें, आंखों में हकाइक लें और इस असरार अमेज केस का पर्दा उठाते हैं, क्योंकि जब मुआशरा इंसाफ का मुंतजिर होता है तो सवाल सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि हम सब से भी किया जाता है। चलें पर्दा उठाते हैं उस जुर्म के चेहरे से और देखते हैं कि आया इस बार इंसाफ की तलवार बरहक साबित होती है या फिर एक और बेगुनाह इंसाफ की भीख मांगता रह जाता है। फैसलाबाद के थाना एयरपोर्ट के इलाका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। दुश्मनी और रंजिश की वजह से 2 खवातीन और एक बच्ची को फायरिंग कर हलाक कर दिया जाता है। वो किस तरह से हलाक हुई, दुश्मनों से क्या दुश्मनी थी, मेरे साथ जो जहां बहक होने वाली औरत है उनकी बेटी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाकया कैसे रूनमा हुआ, ये मौका पर मौजूद थी, इस वाले से क्या कहेंगी। बाजी बताइएगा, किस तरह से दुश्मन आए, किस तरह से वाकया पेश आया। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਨਿਆਂ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। कितने लोग थे, कितने लोग आए जिन्होंने फायरिंग की? 7 ਬੰਦੇ ਸਨ, 6-7 ਬੰਦੇ ਸਨ। आप पहचानते हो उनको? एफआईआर में सबके नाम दिए हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਸਰ, ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਦ, ਇੱਕ ਫਮ, एक अली शेर, एक इन- आशिक। इनमें मुझे बताइएगा कि आपके 3 तो जाँ बहक हो चुके हैं, कोई जख्मी भी हैं आपकी फैमिली में? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। अच्छा, आप सीएम पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं? ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ, ਜ਼ਬੈਦਾ ਬੀਬੀ, ਮੁਸਕਾਨ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ।
देखिए जी, ये है मजलूम फैमिली जिनका खुशी वाला घर, हंसता बसता घर उजाड़ दिया गया। 3 खवातीन जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, जिनको घर में आकर मुद्दइयों के मुताबिक 7 लोग आए, फायरिंग कर कर कत्ल कर दिया। इस हवाले से आगे चलते हैं, इस केस पर बाकी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस वारदात ने सिर्फ 3 जिंदगियां नहीं छीनी, वो अपने पीछे खौफ, सवाल और कई ऐसी कहानियां छोड़ गई है जिनके जवाब तलाश करना पुलिस के लिए भी एक इम्तिहान बन गया है। फैसलाबाद में खाना बदोशों की झुग्गियों में होने वाली फायरिंग भी ऐसी ही एक खूनरेज वारदात है। चंद लम्हों में 3 खवातीन मौत के घाट उतार दी गईं। एक कमसिन बच्ची गोली का निशाना बनी, जबकि एक 15 साला लड़के के मुबैना तौर पर अगवा होने की इतला ने केस को मजीद संगीन बना दिया। पुलिस इब्तदाई तौर पर वाकई को सबका रंजिश का शाखसाना करार दे रही है, लेकिन इस दुश्मनी के पीछे छुपा असल महरिक क्या है, और क्या ये महज एक पुरानी रंजिश का बदला था, या इस खूनरेजी के पीछे एक और कहानी भी मौजूद है। देखिए फैसलाबाद के तहरे कत्ल की मुकम्मल कहानी। थाना एयरपोर्ट के इलाका में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इस पर हमारा कानून क्या कहता है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कौन सी दफात लगी हैं? इस पर हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट मलक मोहम्मद आसिफ साहब से। इनसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सी दफात लगी हैं और इस पर जो मुल्जमान हैं जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको क्या सजा हो सकती है। सर बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया थाना एयरपोर्ट के इलाका में, इसमें जो दफात लगी हैं एफआईआर में, इसमें क्या सजा हो सकती है? इस हवाले से कानून हमारा क्या कहता है? बहुत शुक्रिया महमूद साहब। ये जो एफआईआर थाना एयरपोर्ट फैसलाबाद में ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें एक जो दफ़ा है वो तो है 302। 302 में तो आप जानते हैं सज़ाए मौत है और उम्र कैद है। मैक्सिमम सज़ा उसमें डेथ पेनल्टी है, यानी सज़ाए मौत हो सकती है। उसमें चूँकि कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, जिस वजह से वो 324 उसमें लगाई गई है। उसमें जो सज़ा है वो 10 साल तक सज़ा है। इसी तरह एफआईआर अगर पढ़ी जाए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी मोटरसाइकिल जाते हुए मुल्जमान के साथ ले गए, तो इसलिए फिर उसके अंदर सेक्शन 381A उसमें जो है वो 7 साल सज़ा है। फिर 148 है और 149 है। 148 में जो है वो 3 साल तक सज़ा होती है, और 149 है 149, उसमें यह है इलीगल असम्बली है। तो उसमें जितने भी मुल्जमान होते हैं वो उनका किरदार देखा जाता है, फिर उसी हिसाब से जो है उनको सज़ा दी जाती है। जी जी मलिक साहब बताइएगा, जब हमारी मदई पार्टी से बात हुई, उनका कहना है कि उनको हमारे साथ रंजिश थी कि मुबैना तौर पर इन्होंने जो मुल्जमान हैं उनके भाई या रिलेटिव जो भी था उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीसीडी को इतला दी और मुबैना तौर पर वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। इसमें बताइएगा कि क्या पुलिस का किरदार मशकूक नजर आ रहा है कि क्यों, अगर अगर इन्होंने दी भी है इतला तो क्या इनका नाम राज में नहीं रखना चाहिए था? क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं समझता कि पुलिस जो है वो अपने मुखबर का नाम जो है वो डिस्क्लोज करती है। वो हमेशा मुखबर जो होता है उसको वो पुलिस जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो उनका इंस्टांस है, मैं तो उसके ऊपर यकीन नहीं रखता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ स्टार्ट हो चुकी है, तो ये जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर सीसीडी का भी कोई किरदार है तो सीसीडी तो इंतहाई जो है अहम अब अदारा है पाकिस्तान का, तो उसमें मैं नहीं समझता कि वो अपने जो किसी बंदे का जो राज है वो अफशा करेगा। अब ये जो कंप्लेनेंट पार्टी है, मुस्तगीज पार्टी जो है, उनका एक अपना वर्शन है, उनका एक अपना खदशा है। मे बी ये सही हो, लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हम उसमें जो है वो बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। आपने सीनियर एडवोकेट मलक मोहम्मद आसिफ साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो ये दफात लगी हैं इसमें 302 है जिसमें उम्र कैद और सजाए मौत भी हो सकती है। इसके वाले जो दफात लगी हैं उसमें उनको सजा भी हो सकती है। इस पर आपने सीनियर एडवोकेट मलक मोहम्मद आसिफ साहब की बात सुनने का यही कहना है कि जो पुलिस है वो अपने मुखबर की इत्तला कहीं नहीं देती, उनका नाम राज में रखती है। ये तो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी कि क्या जो मदई पार्टी है उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है या सही है। हमारे साथ रहें इस केस पर
बाकी लोगों से बात करते हैं। 3 लाशें, एक जख्मी बच्ची और जाए वकुआ पर बिखरे वो शवाहिद जो अब इस खूनरेज़ी की असल कहानी बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि फायरिंग किसने की, असल सवाल ये है कि आखिर इन झुग्गियों को ही निशाना क्यों बनाया गया। पुलिस तफ्तीश में एक पुरानी रंजिश का जिक्र सामने आया और इसी रंजिश के साथ जुड़ा एक ऐसा शुबा भी सामने आ रहा है जो इस वारदात की मुमकिना वजह समझा जा रहा है। देखिए इस केस का वो पहलू जिसने तफ्तीश का रुख मजीद संगीन कर दिया। एक शुबा, एक पुरानी रंजिश और फिर गोलियों की वो बौछार जिसने 3 घरों के चिराग बुझा दिए। लेकिन जराइम की दुनिया में सिर्फ शुबा काफी नहीं होता, सबूत फैसला करते हैं। अब पुलिस के हाथ में है कि जाए वकुआ से हासिल किए गए शवाहिद, फ्रांसिक टीम की रिपोर्ट्स और एक ऐसी तफ्तीश जिसका मकसद सिर्फ हमला आवरों तक पहुंचना नहीं बल्कि इस वारदात के पीछे मौजूद असल मुहर्रिकात को बेनकाब करना भी है। थाना एयरपोर्ट के इलाका में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 खवातीन समेत एक बच्ची भी जाँ बहक हुई। इस हवाले से पुलिस के पास क्या अपडेट हैं मुलजमान के हवाले से मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना एयरपोर्ट मुजाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अभी तक इनके पास क्या अपडेट है, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें कितने मुलजमान हैं। सर बताइएगा, FIR दर्ज हो चुकी है, इस वाले से क्या बताएंगे इस केस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है, मुकदमा नंबर है 739/26, मुबारका 20/826। इस अफसोसनाक वाक़या हुआ है हमारे इलाका में। इसमें FIR हो चुकी है और मुलजमान की तलाश जारी है और हमारे अफसरान बाला की तरफ से रेड कर रहे हैं उनके ऊपर। इंशाल्लाह जल्द ही अपडेट मिल जाएगी। अच्छा सर बताइएगा, जो मुद्दई पार्टी इनका कहना है कि उन्होंने जो मुलजमान पार्टी उन्होंने कहा है कि मुबैना तौर पर आपने हमारे जो एक बंदा पुलिस मुकाबले में मारा गया उसकी CCTV को इन्फॉर्मेशन दी है, कि इसमें भी कुछ सदाकत है? नहीं, इसमें तो सदाकत नहीं है, वो वैसे ही कह रहे हैं। अभी इन अखाड़ा में एक शख्स है जो इनका रिश्तेदार है, चाचे का बेटा ही है, भी उनकी मुखबरी की है उसकी। बहरहाल ये तो ऐसे लोग नहीं, गरीब आदमी है, इस वजह से ये वक़ूआ हुआ है। अच्छा जो अभी तक 2 खवातीन है, एक बच्ची है जाँ बहक हो चुकी है, एक बच्ची जख्मी है, इस वाले से मुझे बताइएगा कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन में जो 7 मुलजमान FIR में नामजद हैं उनके नाम भी आ चुके हैं, इस वाले से बताइएगा कि छापे मारे जा रहे हैं, कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? रेड 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 करते हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा सर बताइएगा कि ये जो वाक़या है डेफिनेटली बासपुर है, एक पुअर इलाके हैं, ये पुअर कम्युनिटी है, इस हवाले से बताइएगा कि इनकी जो पोस्टमार्टम भी हो चुका है, आप जो ये जो कत्ल हुए हैं इनमें किस किस एज के तीनों बंदे थे? ये कत्ल जो है ये खाना बदोश लोग हैं। 250 का वारदे का चक है, उसमें उधर उन्होंने अपना झोंपड़ियाँ लगाई हुई थी। रात के तकरीबन 2 बजे ये लोग आए हैं, उन्होंने आकर 2 खवातीन और एक बच्ची है जो तकरीबन 6 साल की है और एक बच्ची जख्मी है जो 3 साल की है। बाकी इंशाल्लाह ताला रेड कर रहे हैं, अपडेट हो जाएगी। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुजाहिद हुसैन साहब की बात सुनी तो यही कहना है कि पुलिस मुतहरक है, FIR दर्ज हो चुकी है और जो 2 खवातीन के साथ एक बच्ची जो कि जाँ बहक हुई है और एक जख्मी है, इनके जो कातिल हैं FIR में 7 मुलजमान नामजद हैं, इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। अब देखना यह है कि तफ्तीशी टीम में इस खूनरेज वारदात के मुलजमान तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं। फैसलाबाद की इस बस्ती में अब गोलियों की आवाज तो खामोश हो चुकी, मगर 3 कत्ल अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। जुबैदा बीबी, आसमा और सिर्फ 8 साल की मुस्कान। 3 नाम, 3 जिंदगियां और एक ऐसी वारदात जिसने कई जिंदगियां मुतासिर कर दी। एक बच्ची जख्मी है, एक 15 साल लड़के के मुबैना अगवा क्या मामला तफ्तीश में शामिल है और पुलिस एक ऐसे शुबे की कड़ियां जोड़ रही है जिसे इस खूनरेजी की मुमकिना वजह करार दिया जाए। अब असल इम्तिहान तफ्तीश का है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ मुलजिमान की गिरफ्तारी का नाम नहीं, इंसाफ ये जानने का नाम भी है कि 3 जिंदगियां क्यों ली गई, किसने ली और इस खूनरेजी के पीछे असल कहानी क्या थी। फैसलाबाद के इस तहरे कत्ल की तफ्तीश जारी है और अब नजरें पुलिस की कार्रवाई पर हैं।
کہ قانون کے ہاتھ ملزمان تک کب پہنچتے ہیں، کیونکہ جرم چاہے جتنا بھی منصوبہ بند ہو، شواہد خاموش نہیں رہتے۔ ناظرین، جہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ رات کا پچھلا پہر، شہر سو رہا تھا، لیکن ملتان میں ایک صحافی کے گھر کا دروازہ اچانک کھٹکھٹایا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ پولیس ایک مقدمے کے سلسلے میں پہنچی ہے، مگر اس کارروائی نے خود کئی سوالات کو جنم دی۔ گھر میں مرد موجود نہیں تھا، خواتین اور بچے موجود تھے، اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ لیڈی کانسٹیبل کے ذریعے تلاشی لینے کی درخواست کی۔ اس کے باوجود گیٹ توڑ کر داخل ہونے کی کوشش، مبینہ بدسلوکی اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی خاتون کی موجودگی جسے لیڈی کانسٹیبل بتایا گیا، اب اس پورے معاملے کا مرکزی سوال بن چکی ہے۔ اگر وہ خاتون واقعی پولیس اہلکار تھی تو اس کی شناخت اور ڈیوٹی کارڈ کہاں ہے؟ اور اگر وہ پولیس اہلکار نہیں تھی تو پھر اسے پولیس کارروائی کا حصہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ معاملہ صرف ایک مبینہ ریٹ کا نہیں، ریاستی اختیار، شہری کی چار دیواری اور صحافیوں کے تحفظ سے جڑے کئی سنگین سوالات کا ہے۔ دیکھیے ملتان کے اس واقعے کی پوری کہانی ہے پولیس اور صحافی کے درمیان، کیونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے پولیس اور صحافیوں کا، لیکن جہاں پر پنجاب پولیس اچھے کام، اچھے اقدامات کر رہی ہے، وہیں پر کچھ کالی بیڑی ایسے بھی ہیں جو غلط کام بھی کرتی ہیں۔ اس طرح ہمارے ملتان کے سینئر صحافی ہیں جن کے گھر کے اوپر مبینہ طور پر سندھ اور پنجاب پولیس کے تھانہ ممتاز آباد کے ASI شاہد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مارا، ریڈ کی۔ وہاں پر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو 7 کانسٹیبل لائی گئی وہ ایک جعلی کانسٹیبل تھی، بغیر یونیفارم کے آئی، جنہوں نے وہاں پر تلاشی کی اور ساتھ جو ہے 1.5 تولہ سونا اور نقدی رقم 38,000 پہ وہ بھی اٹھا کر لے گئی۔ اگر تو یہ الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو یہ CPO ملتان اور RPO ملتان سے مطالبہ بھی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کتنی محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے، اور اگر تو یہ الزامات سچ ثابت نہیں ہوتے تو پھر ان کے پروف بھی دیے جائیں کہ یہ جو ریٹ کی گئی ہے یہ کس بنا پر کی گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی بھی موجود ہوں گے، اور وہ صحافی جن کے گھر کے اوپر یہ ریٹ کی گئی ہے، اس میں تمام تر حقائق ہیں کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو تمام تر حقائق دکھائیں گے۔ اس کہانی میں اصل سوال صرف یہ نہیں کہ پولیس گھر تک کیوں پہنچی، اصل سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر جانے والی خاتون کون تھی۔ اگر وہ پولیس اہلکار تھی تو اس کی شناخت، یونیفارم اور ڈیوٹی کا کارڈ سامنے آنا چاہیے، اور اگر وہ پولیس اہلکار نہیں تھی تو پھر اسے لیڈی کانسٹیبل ظاہر کر کے کارروائی کا حصہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ کیونکہ پولیس کی شناخت محض ایک نام نہیں، ریاستی اختیار کی علامت ہے۔ اس شناخت کے استعمال میں معمولی سی بے ضابطگی بھی سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس مبینہ لیڈی کانسٹیبل کے معاملے میں کون کون سے سوالات ریکارڈ سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے آ کے میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا، میرے دوسرے کمرے کو کھولا، اس کا پورا سامان، میرے کچھ قیمتی ڈاکومنٹس پڑے تھے، اس میں بچوں کی جولریز وغیرہ، کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی پڑے تھے، وہ بھی وہ ساتھ میں لے گئے۔ آپ نے یہ کہا کہ کچھ قیمتی سامان اور جولریز وغیرہ، کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ نے جا کر وہاں پر بچوں نے چیک بھی کیا ہوگا، جو جولری بتا رہے ہیں آپ، سونا بتا رہے ہیں، وہ کتنا نقصان کر کے لے گئے؟ پولیس والے لے گئے ہیں یا کوئی اور سندھ پولیس لے گئی ہے؟ یہ کس کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، کون لے گیا؟ سر بات یہ ہے کہ جولری کی جو بات ہے، تقریباً میرے گھر میں 1.5 تولہ سونا پڑا تھا، 38,000 روپے نقد رقم پڑی تھی، کیونکہ میں شہر سے باہر جا رہا تھا تو گھر میں خرچہ وغیرہ میں نے کہا ضرورت کی چیزیں منگوانی پڑ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے 2 سے 3 دن لگ بھی سکتے ہیں۔ اچھا بات رہ گئی کہ میں کس کو نامینیٹ کروں۔ میرے سامنے تو ابھی چور تو پولیس خود بنی ہوئی ہے نا، میں سندھ پولیس کو بھی نہیں کہہ سکتا، ملتان پولیس کو بھی نامینیٹ نہیں کر سکتا۔ ایک ان کے ساتھ میرے خیال سے جیلیس لیڈیز کانسٹیبل ہیں۔ میرا گھر تو پورا انہوں نے توڑا ہے نا، میرا سامان سارا انہوں نے چیک کیا ہے، تو یہ میں اب کس کو ٹھہراؤں؟ میرا تو نقصان ہو گیا ہے نا، میں کس کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں؟ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟
सर मेरा मुतालबा ये है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ये मेरा मुतलका थाना था, मेरे SHOs के साथ माशाल्लाह मेरे पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। मुझे कॉल कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता थाने में। मेरे मोहल्ले में आके मेरे घर के अंदर घुस के इन्होंने क्या साबित किया है? क्या मैं कोई अल्लाह माफ करे दहशतगर्द था? मैं 302 का मफरूर था? या ऑलरेडी मेरे ऊपर मुल्तान पुलिस की, सिंध पुलिस की इतनी ज्यादा FIR थी, मैं मतलूब था कि इन्होंने मेरे घर पे आके मेरे मोहल्ले में मेरी इज्जत खराब की है, मुझे खराब किया है। वो आपने चेक किस बेस पे दिया था? कोई कारोबार था, कोई लेन देन था, किस चीज के तहत? जी सर, हम बैटरी का कारोबार करते थे। कारोबार में इन पार्टियों ने मेरे साथ स्कैम किया, 40 लाख का मेरा नुकसान हुआ। 40 लाख के नुकसान में फिर 4 लोग मार्केट के 4 दोस्त बैठे, हमारा जाके आपस में पैचअप हुआ। उसमें तय ये हुआ कि मैं 40 लाख इस तरह से 40 लाख अदा करूंगा, आधे मैं अदा करूंगा, आधे वो अपने खाते में डालेंगे, और मैं वो 20 लाख भी इस मद में अदा करूंगा कि 50,000 रुपए फी गाड़ी के हिसाब से ये मेरे बिजनेस से उसमें से कट करते रहेंगे। उसके हिसाब से मैं इनको 20 लाख देने का पाबंद था। लेकिन मेरे हालात कुछ बेहतर हुए, मैंने इनको 17,50,000 रुपए, जिसकी बैंक स्लिपें, ट्रांजैक्शनें, हर चीज मेरे पास मौजूद है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, पैसे रिसीव करने के उनकी सब सबूत मेरे पास सिविल में थी सर, उसकी फुटेज मेरे पास मौजूद है। और मैं खासकर RPO मुल्तान, CPO मुल्तान, एडिशनल IG कामरान खान से ये मेरी दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा अगर मेरा घर महफूज नहीं मुल्तान में, तो और कौन महफूज होगा? मेरे हाथ में कलम हो, हाथ में माइक हो, और मेरे घर में ये हो, ये कम से कम मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने 12 साल अपने जिंदगी के सहाफत को दिए हैं, उसमें मैंने आज तक हर चीज पॉजिटिव अंदाज में पेश की है। तो उसकी अगर मुझे ये सजा है, तो मेरी ये अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मुबैना कार्रवाई के बाद सहाफी साजिद गिलानी की जानिब से एक और संगीन इल्जाम सामने आया। दावा है कि घर से तकरीबन 1.5 तोला सोना और 38,000 रुपए नकदी भी गायब हुए। किसी शख्स को सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर मुजरिम करार देना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है, लेकिन अगर घर से कीमती सामान गायब होने का दावा मौजूद है तो फिर इसकी तफ्तीश भी। सामान कहाँ गया? कार्रवाई के दौरान घर में कौन कौन दाखिल हुआ? क्या घर के अंदर या बाहर CCTV मौजूद था? क्या एहलकारों की बॉडी कैम या मोबाइल वीडियोस दस्तयाब हैं? और क्या इस खातून की मौजूदगी या नकलो हरकत किसी रिकॉर्ड से साबित हो सकती है? अब ये मामला सिर्फ एक घर की शिकायत नहीं बल्कि शफाफ तहकीकात का तकाजा बन चुका है। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। पुलिस जराइम के खिलाफ रियासत का मजबूत इदारा है और सहाफत मुआशरे के सामने सवाल रखने की जिम्मेदारी अदा करती है। दोनों का मकसद कानून और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है, लेकिन जब किसी सहाफ़ी के घर रात के पिछले पहर मुबैना कार्रवाई हो, गेट तोड़ने का इल्ज़ाम सामने आए, घर में मौजूद ख़वातीन के एहतराम के हवाले से सवाल उठे और एक मुबैना लेडी कांस्टेबल की शिनाख्ती मशकूक करार दे दी जाए, तो फिर खामोशी जवाब नहीं हो सकती। इस मामले में शफाफ तहकीकात ही वाहिद रास्ता है। अब देखना यह है कि तहकीकात इन सवालात के जवाब कहाँ तक पहुँचाती है और क्या रिकॉर्ड वाकई उस रात होने वाली कार्रवाई की मुकम्मल तस्वीर सामने ला सकता है। एक सहाफ़ी का घर, रात का वक्त, मुबैना पुलिस कार्रवाई और कई ऐसे सवालात जिनके जवाब अभी बाकी हैं। घर में दाखिल होने वाले एहलकार कौन थे? गेट किसके हुक्म पर तोड़ा गया? मुबैना लेडी कांस्टेबल कौन थी? क्या वो वाकई पुलिस एहलकार थी? और अगर थी तो उसकी ड्यूटी कहाँ थी? और अगर नहीं थी तो उसे पुलिस कार्रवाई का हिस्सा। सीनियर सहाफी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रेड किया या कानूनी तरीके से रेड किया? जिस तरह से रेड किया गया है इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? सहाफियों के भी तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, जाहिर बात है दिन रात सहाफी निशानदेही करते हैं, क्राइम के खिलाफ फाइटिंग करते हैं, पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं पर पुलिस जो है सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा उनके घर पर जो है गैर कानूनी तरीके से रेड करते हैं और जाकर जो है वहां पर कीमती सामान भी उठा लेते हैं और तोड़ फोड़ भी करते हैं। वहां पर बच्चे जो होते हैं उनको भी गलम गलूच करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से?
सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस और सहाफ़ियों का चोली दामन का साथ है, और जबकि आपको ये भी पता है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी बन चुका है कि उसके ऊपर अगर किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या उसके खिलाफ कोई कानूनी जो बेज़ाब्तगी होगी, उस बेज़ाब्तगी को जो है पुलिस हैंडल करेगी, हमारे इदारे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारे इस जर्नलिज्म को ये समझा जाता है कि ये जो इस रियासत का चौथा सतून है। जब सतून के साथ कोई नाइंसाफी हो तो फिर कोई अफसर या कोई ब्यूरोक्रेट बोलता नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं बहैसियत पीएमसी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, और हम अक्सर ज़िलों में जाते हैं जहाँ पे लोगों के खिलाफ या हमारे सहाफ़ियों के खिलाफ कोई गलत इक़दाम किया जाता है, कोई एफआईआर की जाती है। हमने हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ के मुतल्लिक बात की, बहबूद के मुतल्लिक बात की। बात ये है कि जो ये हमारे स्पेशल टीवी के जो ब्यूरो चीफ हैं अपना साजिद गिलानी साहब, इनके घर जो रेड किया, पुलिस ने रेड किया, सबसे पहले तो उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था। दूसरी बात यह है कि उनके साथ कोई लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं थी। अगर वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमने जेस्चर देखा, ये लेडी कांस्टेबल नहीं है, ये बल्कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये कोई आम औरत थी जिसने जाके पुलिस का साथ दिया। और यही औरत अगर फर्ज करें कि वर्दी पहन के किसी के घर कोई डकैती कर लेती है या कोई ऐसा किरदार अदा कर रही है, तो इसकी ट्रेनिंग सारी पुलिस खुद करवा रही है। मैं आज इस वाक़े के ऊपर एक बात जरूर करूंगा कि सहाफ़ी अगर किसी को किसी की खबर चलाए तो उसको कहते हैं जनाब ये ब्लैकमेलर है, जबकि सहाफ़ी इस मुआशरे की आंख है। जो वो देखता है वही लिखता है, वही बोलता है। और जब हमारे सहाफ़ियों के ऊपर कोई ऐसा इक़दाम हो जाए तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अफसरान हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आखिर ये जो सिस्टम किया जा रहा है या एक इनके सहाफ़ियों के खिलाफ जब ये बात की जाती है कि आप जनाब वहाँ पे पहुँचे क्यों, आपने ये क्यों किया, क्या सहाफ़ी के साथ जब उसके घर में पुलिस बगैर सर्च वारंट के और वहाँ पे जाके वो तलाशी करे, तोड़ फोड़ करे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करे, बच्चों को हिरासा करे और उसके बाद तोड़ फोड़ करने के बाद वो वहां से चले जाएं। जबकि मैंने जो वीडियो देखी उसमें जो वो हमारी बहन है वो चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरा शौहर घर में नहीं है। तो क्या इनका ये हक नहीं बनता था कि वो वहां पे इंतजार कर लेते या दूसरे दिन आ जाते? कौन सी ऐसी कयामत आ गई? आपको पता है कि हम तो खबरें लगाते रहते हैं। अगर हमारे बंदे ने खबर लगाई और उसके ऊपर उन्होंने जाके सीन में एफआईआर करवा दी तो इसका मकसद है कि हमें इंसाफ कौन देगा? हमारे सीपीओ मुल्तान को या जैसे ही किसी और डिवीजन से या किसी और सूबे से पुलिस एहलकार यहाँ पे आते हैं तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको ऑर्डर करती है, फिर वो मिनिस्ट्री में जाते हैं, फिर वो सीपीओ ऑफिस में आते हैं, सीपीओ ऑफिस के बाद वो फिर थाने में जाते हैं। जो वहां का जो निक्का थानेदार है जिसका नाम शाहिद है, उसने ये बेज़ाब्तगी की और इंशाअल्लाह ताला हम सहाफ़ी, हम सब हमारी जो सहाफ़ी तंजीमें हैं सारी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम उस एएसआई को नहीं छोड़ेंगे। हमें बुला लेते, हम तो पुलिस के साथ हर वक्त होते हैं, पुलिस के साथ रवाबित में होते हैं, हमें कॉल कर देते, हम वहां पे आ जाते हैं। हमारे घर में पुलिस दाखिल करने का क्या मकसद था? या ये किसी सियासी शख्स की पुष्पनाई थी या किसी ऐसे बंदे की जिसको ये पुलिस बता नहीं सकी? और जाते ही ये जो गिलानी साहब हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इनको तो आप टेलीफोन करते ये वहां पे हाजिर हो जाते। आप पुलिस उनके घर लेके जा रहे हैं और फिर एक ऐसी खातून को लेके जा रहे हैं जो जिसका पुलिस के साथ दूर दूर से कोई रास्ते नाता ही नहीं है। इसका मकसद है कि पुलिस अब खुद से ट्रेनिंग करवा रही है। आज आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीपीओ मुल्तान को, आईजी पंजाब को, मैं वजीर आला पंजाब साहिबा को और आईजी सिंध को कि आपने वहां से ये बंदा भेजा और यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की। इन 3 अफराद की जिम्मेदारी बनती है हमारी जो सीपीओ साहब है, आरपीओ साहब हैं और वजीर आला पंजाब जो है, ठीक है, वो इसका नोटिस लें कि अगर वो खातून बिल्कुल ठीक थी और इनके घर में गई, वहां पे रेड किया गया, तो हम अपने आप को कानून के सामने हाजिर करते हैं। अगर वो जो खातून है वो ठीक नहीं है तो उसकी सीडीआर निकलवाएं, फिर करार वाकई सजा दें उस एएसआई को भी और उस खातून को भी। और इंशाअल्लाह ताला
जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम ऐसे धरने भी देंगे। हम पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों को कहेंगे कि अब एक सहाफ़ी भाई की हकूक की खातिर अब हमने लड़ना है, मरना है, धरना देना है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे सीनियर सहाफ़ी अंसर आफ्ताब साहब, जो ये कह रहे थे कि अगर तो ये कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, जो लेडीज कांस्टेबल बताई जा रही है जिसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था, अगर तो ये कानून के मुताबिक अपना रेड की गई है, छापा मारा गया है, तो फिर तो ठीक है, हम कानून के साथ जो है मिलकर कानून के साथ जो है कानून की बालादस्ती करेंगे। लेकिन अगर तो ये गैर कानूनी तरीके से जो है लेडीज को लेकर आए हैं, जो खुद साख्ता लेडीज बनी हुई थी, ये खुद से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल कला को अगर ये लेडीज किसी के घर भी घुस जाती है, जाकर यूनिफॉर्म पहनकर डकैती की नीयत से डकैती कर लेती है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? घर से मुबैना तौर पर गायब होने वाले 1.5 तोला सोने और 38,000 रुपए का क्या बना? ये सवालात किसी एक फर्द को मुजरिम साबित करने के लिए नहीं बल्कि हकीकत सामने लाने के लिए है, क्योंकि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, रियासत की नुमाइंदगी है और रियासती इख्तियार का इस्तेमाल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही होना चाहिए। आज मामला एक सहाफ़ी के घर का है, कल किसी आम शहरी का भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इल्ज़ाम और हकीकत के दरमियान फ़र्क सिर्फ तहकीकात, शवाहिद और कानून के जरिए तय की जाए, क्योंकि पुलिस का एहतराम उसी वक्त कायम रहता है जब पुलिस कानून का एहतराम करे, और सहाफत उसी वक्त आज़ाद रहती है जब सहाफ़ी बगैर खौफ के सवाल पूछ सके। नाज़रीन कराम, जुर्म की दुनिया अंधेर न करी, मगर याद रखिए इंसाफ की रोशनी हमेशा इस अंधेरे को चीर कर रास्ता बना लेती है। आज हमने ऐसी कहानियों का सफ़र किया जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, मगर हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है। हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर है। हमें इन कहानियों से सीखना है, कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को पहचानना है और इन पर अमल करना है, क्योंकि जब हम एक जुर्म को नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक हकीकी सबक आमूज और सनसनीखेज दास्तान। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, चौकन्ना रहिए और किसी भी बेजा हरकत को नज़रअंदाज ना कीजिए। अल्लाह निगहबान।